साइबर स्टॉकिंग क्या है, फोरेंसिक एनालिसिस की हकीकत क्या है, साइबर क्राइम्स की किस हद में वो आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यू हैव कमिटेड अ साइबर स्टॉकिंग क्राइम। अगर ये वीडियो ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है विच इज गोइंग टू हेल्प मियां नवाज शरीफ इन हिज केसेस। जज अरशद मलिक साहब का तहलका अंगेज वीडियो आप तमाम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके कुछ कानूनी पहलू हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। टेलीविजन पे हर रोज हम उसके एनालिसिस आप देखेंगे, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोगों को इस टेक्निकल साइड का पता होना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि साइबर क्राइम्स का दौर है, साइबर की दुनिया है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एजुकेटिव सेशन है। इसके 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके सवालात शायद अभी तक आप लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं ये चाहूंगा कि इन जवाबात को आज हम एक्सप्लेन करें। फोरेंसिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तमाम मिनिस्टर्स और पढ़े लिखे लोग फोरेंसिक ऑडिट की बात करें, इन वीडियोस का फोरेंसिक ऑडिट नहीं होता। ऑडिट भाई साहब उन अकाउंट्स का होता है जिस पे ये मुकदमा चले, ये फोरेंसिक एनालिसिस है। फोरेंसिक एनालिसिस की हकीकत क्या है, ये एक पहलू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई उन्होंने क्या जुर्म किया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात पर किस तरह का इंपैक्ट छोड़ेगी। ये तीनों चीजें मैं आप तमाम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं और उसके बाद इस पूरे इशू को आप एक नए पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देंगे। जहां तक फोरेंसिक एनालिसिस का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फोरेंसिक लैब्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में भी एक बड़ी ज़बरदस्त लैब मौजूद है, लेकिन इसका फोरेंसिक एनालिसिस करना कोई इतना मुश्किल नहीं। फोरेंसिक एनालिसिस से मुराद ये है कि ये जो वीडियो आपको दिखाई गई, क्या कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं किया गया कि कुछ पिक्चर सुपर इम्पोज करके वो करेक्टर्स मौजूद नहीं थे और उनको दिखा दिया गया। क्या उनकी आवाज़ एक्चुअल है या उस पर कोई नई आवाज़ एडिटिंग के दौरान जो है वो शामिल की गई। ये फोरेंसिक एनालिसिस यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकता है और ये पाकिस्तान से बाहर बेशुमार प्राइवेट फोरेंसिक लैब्स मौजूद हैं, वहाँ पे भी इसका एनालिसिस किया जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि ये वीडियो कितनी जेन्युइन है। और मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो आपके वो दोस्त जिनकी मुख्तलिफ फोरेंसिक लैब बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, जो डिजिटल फोरेंसिक लैब्स हैं, आप उसे खुद भी डिटरमिन करके अपना फैसला भी कर सकते हैं। बट लेट द कोर्ट डिसाइड इट, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि वीडियो बनाने वालों का रोल क्या था और साइबर क्राइम्स की किस हद में वो आते हैं। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट मौजूद है 2016 का, और उसकी एक क्लॉज 24 है जो कि साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग ये कहती है कि अगर आप किसी शख्स की मर्जी के बगैर उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को आप उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको हार्म करने के लिए और उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यू हैव कमिटेड अ साइबर स्टॉकिंग क्राइम, जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती है और उसका जुर्माना 10 लाख तक हो सकता है। अब अगर इस वीडियो को देखा जाए तो एक चीज तो तयशुदा है, बाकी तमाम मामला जहां कहीं भी जाएं, कि नासिर भट्ट साहब और उनके साथ वो दूसरे साहब जो वो वीडियो बना रहे थे वो तो काबू आए। 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना इन दोनों के लिए तो बिल्कुल तयशुदा है। और इसको डिटरमिन करने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि साइबर क्राइम्स के लंबे ट्रायल नहीं होने चाहिए। NR 3C फंसा के रखता है। ये वो मामलात है विच इज अ स्पीडी ट्रायल। शायद 1 हफ्ते के अंदर इसका फैसला आ सकता है कि एक बंदे ने वीडियो बनाई, वीडियो बना के उसको ट्रांसमिट किया और उस शख्स की मर्जी के बगैर जो वहां पे बैठा हुआ था, जज साहब की मर्जी होती तो वो शायद किसी टीवी चैनल पे आके इंटरव्यू दे देते। ये उनकी कॉन्सेंट के बगैर बनाई गई वीडियो है विच इज अ सीरियस क्राइम। अब लोग यहां पे ये आर्ग्यू करेंगे कि नासिर भट्ट साहब तो साथ बैठे हुए थे, वीडियो बनाने वाला तो दूसरा शख्स था। तो कानून ये कहता है कि जब वीडियो बनाई जाए तो उसको डिस्प्ले और एग्जिबिट करने वाला, उस वीडियो को डिस्प्ले और एग्जिबिट करने वाला भी कसूरदार है, लिहाजा उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं। ये तो एक तयशुदा बात होगी। ये तो उसकी दूसरी साइड थी।
تیسری سائڈ یہ ہے کہ کیا اس طرح کا ویڈیو جو ہے اس کا ایویڈینشل ویلیو کیا ہے. ہمارا قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ ویڈیوز ایڈمیسیبل ہیں پرووائڈڈ کہ وہ فیک نہ ہوں، پرووائڈڈ کہ وہ کریڈیبل ویڈیوز ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ ان کو سپر امپوز نہیں کیا گیا اور چینج نہیں کیا گیا. جب فورینسک انالیسس یہ طے کر لے گا کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو اگر یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو مائی فرینڈز لیٹ می ٹیل یو کہ یہ بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے which is going to help میاں نواز شریف in his cases in the future actually. Because انڈر کوئرشن کوئی بھی کام کروایا جائے اور خاص طور پہ اگر انڈر کوئرشن کسی جج سے کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے تو اسے کوڈیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ ڈورس کرائم کے زمرے میں آتا ہے. اور انڈر کوئرشن اینی تھنگ گاٹ ڈن اٹ سیلف از اے کرائم اور اس کی ویلیو بہت منیمل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ میاں نواز شریف صاحب کو نظر آتی ہے کہ آنے والے دور میں یہ ان کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے، فیک ہے، سپر امپوز ہے، تو پھر سائبر لاز کی ایک اور کلاز جو ہے وہ انووک ہوتی ہے. پیکا کی ایک کلاز 20 ہے which is known as crime against the dignity of a natural person. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن جو کہ assumingly false ہے اور آپ اسے اپنے کسی ایسے انسٹرومنٹ سے جو کہ کمپیوٹر ڈیجیٹل ڈیوائس ہے اسے آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹو ڈسریپیوٹ somebody, ٹو ہارم somebody اور کسی بندے کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کی ریپوٹیشن کو ڈسریپیوٹ کرنے کے لیے، تو اگین یو ہیو کمیٹڈ اے سیریس کرائم. اور اس زمرے میں مریم بی بی جو ہے ان کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ ویڈیو کسی سٹیج پہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ فالس ہے. جج ارشد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ڈیجیٹل جو اس کا فورینسک انالیسس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو غلط ہے. تو چونکہ انہوں نے یہ ویڈیو اپنے موبائل سے کمپیوٹر سے ڈسپلے کی اور اس کو ایئر کیا اور اس سے الٹیمیٹلی جج ارشد صاحب کی ریپیوٹ جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا which was very harmful. تو یہ قانون جو ہے اس کے تحت بھی 3 سال سزا اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ تمام باتیں جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ لیگل کانسیکوینسز ہیں. دس از این امپارشل ویوز جس میں کچھ بھی ہم اپنا انالیسس اور اپنی ایموشن سائڈ نہیں رکھنا چاہتے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب آپ اس کو انالیسس کریں، دیکھیں، ریویو کریں یا ایک دوسرے سے ڈسکس کریں تو اس کی اس سائڈ کو which is a legal side, which is a very important side جس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں آپ کو بتائے کہ اگر اچھا ہے تو میاں صاحب کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور اگر برا ہے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز کنکلوسیولی ہم نے بتائی وہ یہ ہے کہ سائبر کرائم کا ٹرائل بہت جلدی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی لمبا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. ڈیجیٹل ایویڈنس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اٹ از سم تھنگ جس کے فٹ پرنٹس ہمیشہ رہتے ہیں اور ناصر بٹ اور ان کے کوہورٹس ڈیفینیٹلی 3 سال کے لیے جیل میں جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.